Kashmiri Pandits cannot go back and live there as they used to live earlier. हिंदुओं के लिए कश्मीर अभी भी खुला नहीं है और वहाँ पे हम वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए कोई अंतर नहीं है जो पहले था या अभी था. द कश्मीर ऑफ 2025 मतलब हो क्या रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली? लीगली अगर देखो कि वहाँ पे लॉज चेंज हुए, बिल्कुल हुए. क्या वहाँ पे इकोनॉमिकली थ्राइव कर रहा है, क्या टूरिज़्म ज़्यादा हो गया, ये सब चीज़ें तो टेम्प्रेरी हैं. बट जो परमानेंट है वो डेमोग्राफिक्स हैं. और डेमोग्राफिक्स तो चेंज नहीं होने वाले. तो देयर वी आर. अल्टीमेटली वो एक मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है और वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ऑल सेड एंड डन, यू नो, दे डोंट अप्रिशिएट बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया. दे माइट टेम्पररीली find it convenient to align with India, but on a larger time scale. So what is one solution जिसको use करके Kashmiri Pandits can go back home? I don't think Kashmiri Pandits should go back to Kashmir. Why is that? And what about Kashmiri Muslims? क्योंकि जो हुआ 80s 90s में वो जो एक्सोडस था, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स. जिसने मुस्लिम्स ने अगर कुछ किया तो आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकते, बट रियलिटी तो यही है कि उन्होंने ही किया. तो एज अ कश्मीरी पंडित, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम नाउ? No, I mean, as far as I or people like me who think like me are concerned, कश्मीरी मुस्लिम से हमें कुछ नहीं चाहिए. वो क्या देंगे हमें? डेमोक्रेटिकली कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में. और जो मेरे गेस्ट है, इनका नाम है आशीष धर. ये खुद एक कश्मीरी पंडित है और अपवर्ड के फाउंडर भी है. रिसेंटली पहलगाम में एक बहुत ही डेडली अटैक हुआ जो कि इस्लामिक टेररिस्ट ने किया था. पाकिस्तान ने इसे बैक किया था. इस अटैक के बाद में पूरा देश दहल गया. मानो सब में ऐसा आक्रोश आ गया है कि अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है. सब में बस यही एक ओपिनियन है. बट इन ऑल ऑफ दिस, वेयर आर कश्मीरी पंडित्स और कश्मीर के साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली? इसी चीज़ पे हमने आज बात की है इस पॉडकास्ट पे. आशीष धर से ज़्यादा कश्मीर को कोई नहीं जानता शायद, बिकॉज ही हैज़ सीन द रियलिटी ऑफ कश्मीर बीइंग अ कश्मीरी पंडित. इस पॉडकास्ट में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा अबाउट द कल्चर ऑफ कश्मीर, अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, अबाउट द सोशल रियलिटी ऑफ कश्मीर कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे. मैं ऑफ द कैमरा आपको अभी यही बता रहा था कि किस तरह से मैंने अपवर्ड देखना शुरू किया था एंड आई स्टार्टेड फॉर्मिंग माई ओपिनियंस बेस्ड ऑन जो अपवर्ड पे आप जो कंटेंट बना रहे थे उसके बेसिस पे. सो इट इज़ अ ह्यूज ऑनर फर्स्टली टू हैव यू हियर एंड यू आर वेलकम ओवर हियर. Thank you Jayesh, and thank you for giving me this opportunity to speak with you and to your audience. And it feels very nice to hear कि आप भी upward follow करते हैं और now that you're doing so well yourself, it's actually an honor for me also to be here. So इस कॉन्वर्जेशन के लिए मतलब आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड कि किन किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव स्पोकन अबाउट अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स. बट जो कोर जिस पे आपने आई थिंक जहाँ से आपने कंटेंट बनाना शुरू किया था, जो न्यूज़ आप लोगों को देना चाहते थे, आई थिंक दैट वाज अबाउट कश्मीर एंड आई वांटेड टू ब्रिंग आउट दैट पर्सपेक्टिव हियर. कश्मीर पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की है एंड येट कश्मीर इज़ कश्मीर टुडे, इवन टुडे. वो एक इशू है जो शायद सॉल्व हो ही नहीं रहा है. इवन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वी हैव सीन टारगेटेड किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ऑफ पीपल जो कि वहाँ पे माइग्रेट करके गए थे. सो यहीं से शुरू करते हैं. द कश्मीर ऑफ 2025 मतलब हो क्या रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली? देखो जयेश, एक चीज़ तो है कि कश्मीर जो इशू है वो इतना कॉम्प्लेक्स है और एक्चुअली सिंपल है, बट व्हेन यू फ्रेम इट इन अ सर्टन वे, जब आप उसको मीडिया में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, बिकॉज देयर आर वेज इन विच यू हैव टू स्पीक, और एक तरह का एक सेंसरशिप रहता है, एक सेल्फ सेंसरशिप है मीडिया का और उनके गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होते हैं. दूसरा, पार्लियामेंट में जैसे बात होती है तो वहाँ पे भी एक अलग प्रकार का सेंसरशिप है.
इवन इन अ फ्री व्हीलिंग फॉर्मेट लाइक आवर्स, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेंसरशिप है। करेक्ट, क्योंकि आप बिल्कुल ही आप सेल्फ सेंसर कर देते हो खुद को। सेल्फ सेंसर करना पड़ता है, तो इसलिए इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक कर्नल ऑफ ट्रूथ है वो छुप जाता है। और तो जब कश्मीर के बारे में हम सोचते हैं तो वो सोच इस तरह से होनी चाहिए कि आपको जो उसकी फंडामेंटल रियलिटी है कश्मीर की, वो अगर आप फिगर आउट कर लेते हो तो फिर सब चीज़ें एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो आज जो 2025 में आफ्टर द सो कॉल्ड एब्रोगेशन ऑफ 370, मेरे अनुसार तो कश्मीर वहीं है जहाँ हमेशा था। वहाँ पे कोई चेंज तो आई नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कश्मीरी पंडित्स के नॉट गो बैक एंड लिव देयर एज दे यूज्ड टू लिव अर्लियर। तो उस हिसाब से हिंदुओं के लिए कश्मीर अभी भी खुला नहीं है और वहाँ पे हम वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए कोई अंतर नहीं है जो पहले था या अभी था, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब लीगली अगर देखो कि वहाँ पे लॉज चेंज हुए, बिल्कुल हुए। क्या वहाँ पे इकोनॉमिकली थ्राइव कर रहा है, क्या टूरिज़्म ज़्यादा हो गया, तो ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं बाकी चीज़ों के, इकोनॉमिक्स में, टूरिज़्म में, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें तो टेम्प्रेरी हैं। बट जो परमानेंट है वो डेमोग्राफिक्स है, और डेमोग्राफिक्स तो चेंज नहीं होने वाले। तो देयर वी आर। राइट। सो एक्सप्लेन टू मी, जो कश्मीर का एक कल्चर था बिफोर द डेमोग्राफी चेंज्ड, वो एग्जैक्टली क्या था? सो व्हाट वाज दिस कल्चर एग्जैक्टली? ऐसा कहना कि कश्मीरी कल्चर या कोई कश्मीरी एक्सेप्शनलिज्म है कि वो ज्योग्राफी से अटैच्ड है, ये मैं नहीं मानता। जिस तरह से पंजाबी कल्चर पंजाब की ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, मराठी कल्चर महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, तमिल कल्चर तमिलियन ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, वैसे ही कश्मीरी कल्चर भी कश्मीरी कि एक लोकल एलिमेंट उसमें है, पर जो बेसिक सबस्ट्रेटम है, जो आधार है उस कल्चर का, वो तो वही वैदिक सनातन परंपरा है। और उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसका, जो डाइवर्सिटी है उस एक्सप्रेशन की, वो एक पिक्यूलियर कश्मीरी फ्लेवर है उस आइडेंटिटी, उस कल्चर का। और वो केवल इतना ही है कि उधर एक मतलब जो कश्मीर शैव परंपरा है, उधर उसका प्रभाव ज़्यादा था। शाक्त परंपरा का बहुत अनुसरण किया जाता था, और उसके अलावा एक माइनर वैष्णव स्ट्रीक भी था, देवर माइनॉरिटी वैष्णव्स। और उससे पहले एक पीरियड आया जिसमें कि बुद्धिज़्म बिकेम स्ट्रॉन्ग, एंड देन अप्स एंड डाउन्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ सो कॉल्ड इंडिक थॉट। बट ओवरऑल इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वैदिक सनातन प्लेस। और उसके ऊपर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिस्प्रपोर्शनेट है टू द लिटरेरी आउटपुट ऑफ, लेट्स से, संस्कृत लिटरेचर फॉर एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इट इज़ एज ग्रेट एज 40%। ओके। कि जो संस्कृत लिटरेचर जो हमारे पास एक्सटेंट अवेलेबल है उसमें से 40% लगभग कश्मीर में लिखा गया। तो दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि वो एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था, एक स्पिरिचुअल फाउंटेन हेड था इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन का। राइट। और वही उसकी विशेषता है, और है भी, क्योंकि जो महाशक्ति पीठों में से जो शारदा पीठ है वो कश्मीर में था, और शारदा पीठ इज़ द पीठ ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो वही जगह थी कश्मीर की हमारी संस्कृति में। बट अब भी ऐसी कौन सी चीज़ें डू यू थिंक कि मतलब जो कश्मीर के बाहर जो लोग रह रहे हैं, दे स्टिल डोंट नो कि कश्मीर एक्चुअली क्या था, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो अब भी नहीं पता लोगों को? वो तो ये भी कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों को खुद नहीं पता कि कश्मीर क्या था। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिनका ऐसा लगाव है या जिनकी इंक्लिनेशन है कि वो पढ़ें और अपने रूट्स को डिस्कवर करने का प्रयास करें, और फिर उन्हें एक रीज़नेबल आइडिया आए कि अच्छा हमारा जो कल्चर है या जो हमारे पूर्वज हैं वो किस तरह से रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी क्या दार्शनिकता थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडियन कल्चर को, और सो थिंग्स लाइक दैट। तो वो तो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स themselves do not know. तो I wouldn't fault non-Kashmiris to like yesterday only I was reading something, कहीं
कहीं तो मेरे फीड पे फेसबुक पे आया कि कोई बात चल रही थी कुछ तो ऑन ईटिंग नॉन वेज, उसमें बोल रहे थे कौन सी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो नॉन वेज लेती हैं, तो उसमें किसी कश्मीरी पंडित ने, कोई महिला थी, उन्होंने कमेंट किया कि नहीं हमारे यहाँ तो नॉन वेज खाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या वहाँ पे बलि की प्रधानता थी? तो उन्होंने कहा नो ये बलि वली हमारे में नहीं चढ़ता। अरे भाई बलि के बिना कैसे होगा नॉन वेज मेन स्ट्रीम? तो बलि की प्रधानता थी, ये तो गिवन फैक्ट है, बट बिकॉज इट वाज मतलब जो शाक्त वर्शिप है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और अब आप उसको ही नकार दो और बोलो कि नहीं क्योंकि जोग्राफिकल रीज़न से ही केवल था। तो ऐसे टाइप के भ्रम जो हैं वो फैलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं कि कश्मीर के बारे में ना पढ़ा है, ना जो इंटरजनरेशनल एक ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का वो भी डिसरप्ट हो गया, स्पेशली आफ्टर द एक्सोडस। तो इन कारणों से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कश्मीरी पंडितों में ही, तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या कहें। बट जो आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे, ये बहुत सिस्टमैटिकली वहाँ पे किया गया ओवर द इयर्स, इज़ दैट ट्रू? सिस्टमैटिकली नॉट इन द सेंस ऑफ द of how it is done in the modern times. सिस्टमैटिकली ये किया गया क्योंकि जो इस्लाम का जो एक्सपेंशनिज़म है और जो उनका एक इंटॉलरेंस है टुवर्ड्स अदर वेज ऑफ लिविंग एंड वर्शिप, वो कश्मीर में बहुत प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ता है कश्मीर के इतिहास में। क्योंकि वहाँ पे मतलब इट वाज एट द एज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन जहाँ से आक्रमण हो रहे थे, और वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जब वो पूरी तरह से कैप्चर हो गया, तो कश्मीर ही रेजिस्ट करता रहा बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल प्लेस जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि इट वाज एन इंटेलेक्चुअल पावर हाउस। तो उसको गिराना भी बहुत कठिन था, इतना मुश्किल था कि 600 साल से वो लगे पड़े हैं, लेकिन अब 1990 में जाके फाइनल जो एक्सोडस ऑफ द लास्ट रिमेनिंग कश्मीरी हिंदूज़ वो हो पाया। राइट। तो इतना स्ट्रगल जो 600 साल का रहा, उसमें यही पूरी तरह से अटेम्प्ट था विद फ्यू पीरियड्स ऑफ रिलीफ कि कैसे कश्मीर को पूरी तरह से कैप्चर किया जाए सिविलाइजेशनली फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और उसमें जो पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो यही है कि आप कन्वर्ट कर दें लोगों को, तभी तो आपका जो अधिकार है वो पूरी तरह एस्टैब्लिश होगा। तो उस प्रोसेस में वेव आफ्टर वेव ऑफ कन्वर्जन और एक्सोडसेस केप्ट हैपनिंग, जिसको कहते हैं कि 7 ऐसी वेव्स हुई थी कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस की। वो 7 वेव्स उन 7 मतलब पीरियड्स को डिपिक्ट करती हैं जहाँ पे एक बहुत मैसिव पुश टुवर्ड्स कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ द हिंदू प्रैक्टिसेस एंड रिलीजन फ्रॉम कश्मीर, ऐसा रहा। राइट। तो सिस्टमैटिक not in the modern sense, but yeah, it was a sustained push for well across centuries. Right. I have heard this somewhere, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है कितना झूठ है, but I don't remember exactly मुझे किसने बोला था या कहीं पे मैं पढ़ रहा था, which was कि आदि शंकराचार्य पूरे देश में जब वो डिबेट्स कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, वो जाके जब वो कश्मीर पहुँचे तो कश्मीर में जब उन्होंने लोगों के ओपिनियन सुने, डिबेट किए, दैट वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे उन्होंने अपनी हार मानना मतलब एक्सेप्ट किया। वहाँ जो कश्मीरी ओपिनियंस थे या कश्मीरी कल्चर था उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कश्मीरी ओपिनियन और कल्चर नहीं, उनके बारे में ये वो जो लेजेंड है वो ये है कि वहाँ पे जाके उनको महामाया का एक्चुअली जो क्या कहते हैं साक्षात्कार एक तरह से हुआ, कि उन्होंने ये देखा कि कैसे जो वो भी जिस तरह से जो वो उनकी जो दिग्विजय यात्रा थी और जिस तरह से वो भारत के 4 कोनों में उन्होंने मठ एस्टैब्लिश किए अपने, वो सब भी किस तरह से महामाया का एक की लीला ही थी। तो वहाँ पे जाके कश्मीर जाके उनको ये रियलाइजेशन हुई, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि शाक्त मत का कश्मीर एक बहुत विशेष केंद्र था, और वहाँ पे उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इवन अद्वैत वेदांत भी महामाया के सामने फीका पड़ जाता है। मतलब सो इट्स आई मीन आई डोंट वांट टू मेक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अबाउट दीज ग्रेट फिगर्स, बट जो मेरी समझ में आया था उसको पढ़ के वो यही था कि कश्मीर में जाके उनको एक्चुअली साक्षात्कार शाक्त दर्शन से हुए,
जहाँ पे उन्होंने लिमिट ऑफ ह्यूमन थॉट और जिस तरह की फ़िलॉसफी को वो एक्सपाउंड करते हैं उसके भी लिमिट्स उन्होंने रियलाइज़ किए. राइट. आपने एक दूसरे पॉडकास्ट पे एक चीज़ कही थी विच वॉज कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, दिस इज स्टेप 0. इसके आगे बहुत सारे और स्टेप्स लेने होंगे, बट डू यू थिंक अब तक वो स्टेप्स लिए गए हैं? नहीं, अब तक वो स्टेप्स इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि मैं थोड़ा उसमें अगर इफ़ वी जस्ट टेक अ स्टेप बैक, व्हाई इज़ इट स्टेप 0? बिकॉज जो लीगल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें एक बाधा थी जो धारा 370, और वो बाधा को हटा दिया गया. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बाधा को हटाया जाना चाहिए था और वो बहुत अच्छा स्टेप था. पर वो स्टेप इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ सफिशेंट कंडीशन. इट मे बी अ नेसेसरी कंडीशन बट इट्स नॉट अ सफिशेंट कंडीशन टू एक्चुअली सिविलाइजेशनली टेक बैक, रिक्लेम कश्मीर. और जो मूल उसका जो समस्या है, मूल समस्या वो ये है कि डेमोग्राफिक्स की समस्या है कि अल्टीमेटली वो एक मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है और वहाँ पे जो majority population है, all said and done, they don't want to, they don't appreciate being a part of India. They might temporarily find it convenient to align with India on this thing or that, but on a larger time scale, वो पानी और तेल की तरह है. कश्मीर केवल एक stark example है of the overall problem of Hindu-Muslim coexistence in India, which has been exacerbated in the modern times, क्योंकि मॉडर्निटी के आने के बाद एक तरह का एक जिहाद का भी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ. जैसे हम पहले बात कर रहे थे जब आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या सिस्टमैटिकली किया गया, तो पहले जो था कि वो जो रूलर्स थे उनके, जैसे सिकंदर बुतशिकन का उदाहरण दिया जाता है, या फिर जो चक डायनेस्टी थी, या फिर जो अफ़गान आए, तो ये लोग अपने रूल के लिए और अपने इस्लाम को एस्टैब्लिश करने के लिए जो इनका एक पॉलिटिकल मंतव्य भी था, और उसके द्वारा वो अपना वर्चस्व कैसे बनाए भारत की भूमि पे, वो उनका एक स्ट्रेटजी होती थी. पर वो केवल वहीं तक था कि द रॉयल्टी एंड द नोबल्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस मिशन. जो कॉमन लोग थे वो लोग कन्वर्ट हो जाते थे और दे यूज्ड टू गो अबाउट देयर ओन बिजनेस. और फिर उसके बाद तो मतलब, और एक कम्युनिटी भी स्ट्रांग होती थी उन दिनों, तो कम्युनिटी की पूरी कम्युनिटी कन्वर्ट हो गई, वो अलग रहने लग गई, तो इंटरेक्शन भी बहुत कम्युनिटी की ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन होता था, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं. बट मॉडर्निटी के आने के बाद जब सोसाइटी का पूरा एटमाइजेशन हो गया, तो तब इंडिविजुअल्स बिगैन टू मैटर, फिर डेमोक्रेसी भी आई, तो नंबर्स बिगैन टू मैटर. और इसमें क्या है कि इस वाले नए कॉन्टेक्स्ट में जो है लोगों का जो डेमोग्राफिक जो चैलेंज है वो और सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसका और जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है. और इस नई रियलिटी में इन द मॉडर्न टाइम्स द डेमोग्राफिक्स आर द अल्टीमेट प्रॉब्लम टू फेस. और मुझे लगता है कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ अ कंसेप्चुअली, देखो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बट कंसेप्चुअली अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज़ अ स्लेव टू नंबर्स, है ना. जब आपके पास नंबर्स हैं तभी आप डेमोक्रेसी में कुछ करेक्ट, यू नीड टू हैव मेजॉरिटी, वो तो नंबर्स ही है. तो अब जो पैराडॉक्स है डेमोक्रेसी का, अब कश्मीर को लेके अगर हम देखें तो वो ये है कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो कहती है, मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, वन ऑफ देयर डिमांड्स वुड बी कि शरिया लॉ लाओ. नाउ शरिया लॉ इज़ नॉट एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक, करेक्ट, बट आप डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करके अपनी डेमोक्रेटिक राइट को गिव अप करना चाहते हो. ये पैराडॉक्स हो गया ना. अब इस पैराडॉक्स को डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि जो पूरा इंटरनेशनल लॉ है, जो एक कंसेंसस है इंटरनेशनली भी, जो यूनाइटेड नेशंस में भी माना जाएगा, वो दैट इज़ कॉल्ड समथिंग लाइक दिस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट. इट्स अ बोगस फ्रेज एक्चुअली इफ यू रियली गो डीप इनटू इट, बट इट्स एक्सेप्टेड. तो
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंतर्गत अगर कश्मीरी मुसलमान ये कहते हैं कि हमें आज़ादी दो, तो एक डेमोक्रेटिक नेशन कैसे उसको, या एक डेमोक्रेटिक स्टेट उसको कैसे हैंडल करेगा? एक्चुअली नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो वो क्या करेगा जो भारत 1947 से करता आया है, वो ये है कि वो इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। कभी वो बोलेगा कि अरे ये तो कुछ उपद्रवी एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कभी बोलेगा नहीं वहाँ तो बड़ी गरीबी है। कभी बोलेगा वहाँ पे बेरोज़गारी है। कभी बोलेगा अरे इलेक्शन ना एक्चुअली गलत हो गए थे इसलिए ये लोग इतने दुखी हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कभी स्टेट नहीं करेगा। जब एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेट नहीं करेगा तो सॉल्व कैसे करेगा? ट्रू। तो यही जो विडंबना है ये भारत के सामने पिछले 70-75 साल से है, और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग सरकारें इसको अपने अपने इनोवेटिव तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सो एसेंशियली आर यू सेइंग कि मतलब डेमोक्रेटिकली कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। सो एज लॉन्ग एज इंडिया में डेमोक्रेसी है, कश्मीर का इशू वही चलता ही रहेगा? नहीं, वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी वो कहना, क्योंकि नेचर ऑफ डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या है। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी कैन मेक दैट क्लेम, क्योंकि कश्मीर का, इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप जो है और जिस तरह की डेमोक्रेसी इंडिया है वो फोर्सिएबल फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में तो रहेगी, बट हु नोज़। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडियन रिपब्लिक जो है वो अपनी सिविलाइजेशनल कमिटमेंट्स को एक्नॉलेज करता है और धीरे धीरे उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इन मुद्दों को इंटीग्रेट करता है और कहता है कि नहीं, हमारी जो, जैसे एक तरह से CAA वो स्टेटमेंट हो सकता था कि जहां आप बोलो कि नहीं, हमारी जो हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय राज्य का कि वो मतलब पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर कोई हिंदू प्रताड़ित है और वो शरण चाहता है भारत की, तो हम उसे वो शरण देंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक सिविलाइजेशनल स्टेटमेंट है ऑफ द इंडियन स्टेट। दैट commitment to your civilization, your heritage, and to protecting your culture and your way of living, if that can be incorporated in this framework, in the democratic setup of India itself, फिर कोई चांस है कि कुछ हो सकता है। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग सवाल है। पर पहला स्टेप तो ये होगा ना कि इंडियन स्टेट एक्नॉलेज तो करे, पर अभी तो ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्योंकि जब तक एटलीस्ट डेमोक्रेसी का ये वाला मॉडल जब तक रहता है, आई डोंट थिंक हम ट्रू हमारे सिविलाइजेशनल रूट्स तक वापस जा सकते हैं। नहीं जा सकते, ना ही हम उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं, क्योंकि देन तो इट इज़ वी वर्सेस देम वाली चीज़ हो जाएगी जो डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, करेक्ट। नहीं, अस वर्सेस देम तो है ही है डेमोक्रेसी में। देखिए, मतलब उसमें तो जो वोट, जब आप वोट, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी, लाइक आई सेड, कि इट इज़ अ स्लेव ऑफ नंबर्स, और आपको नंबर मैनिपुलेशन, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसको यही करना है ना कि उसको ये देखना है कि मेरे मेजॉरिटी वोट कहाँ से आएंगे। अब वो अगर मेजॉरिटी वोट प्राकृतिक परिस्थितियों में नहीं आ रहे और जो नेचुरल फॉर्मेशंस हैं और जो नेचुरल फॉल्ट लाइंस हैं सोसाइटी के, उसमें वो नहीं कर पा रहे, तो दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल फॉल्ट लाइन। सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। आई मीन फॉर एग्जांपल द कास्ट इक्वेशन, जहाँ पे आप यू आर डीपनिंग फॉल्ट लाइंस और एक तरह का एक नैरेटिव बनाते हो कि ऑपरेशन, ऑपरेसिव, वो सब करके फिर आप फाइनली लोगों को वोट करने पे आप प्रेरित करते हो कि मुझे वोट करो क्योंकि मैं आपको बचा लूँगा ऑपरेसर से। वो चीज़ तो डेमोक्रेसी में इट इज़ पार फॉर द कोर्स। बट एज फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न कि वो इस सब में कश्मीर कहाँ फिट आता है, मुझे नहीं दिखता कि कश्मीर का कोई इस डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई सोल्यूशन है। I'll सर्कल बैक जो इसके लिए ब्लूप्रिंट होगा एक इस इशू को सॉल्व करने का, ऑफ कोर्स। बट आपने बीच में एक चीज़ कही थी कि कश्मीर एक स्टार्क एग्जांपल है हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली चीज़ का। बट इंडिया एज अ नेशन, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान एज वेल, बांग्लादेश एज वेल, ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू तो यही है कि
Hindus versus Muslims, do you think we are one people? It's a question that can be answered in multiple ways. Exactly, yes. At present, we are not one people. Historically, of course, we have been one people, like which is the argument of the RSS कि हम सेम DNA है. Well, DNA के बेसिस पे तो हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते. फिर तो आप क्योंकि कितना भी पूरी पीछे दुनिया ही एक है. राइट. हमारे एंसेस्टर्स, और अगर हम अपना DNA एनालिसिस करें तो हमें अफ्रीकन और यूरोपियन जीन्स भी मिल जाएंगे. फिर वो सब तो इट्स अ रैबिट होल, वहाँ कौन जाएगा DNA में. पर वन पीपल ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ मुसलमानों की भी ऐसी रह चुकी हैं, या आज के समय में भी अगर हम देखें समवन लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन, राइट, वो एक इंडिविजुअल एग्जांपल है बट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अ ट्रेंड, जो कि अपने कॉन्सर्ट्स में बात करते थे ऑफ ही वुड स्टार्ट विद गणपति वंदना और सरस्वती पूजा की बात होती थी और ये सब. वैसे ही बहुत सारे और भी आर्टिस्ट्स हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, राइट ना, तो कई लोग अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं ऐसा. तो जो ये कम्युनिटीज़ हैं जो घराने से, जिनका शास्त्रीय संगीत में जो है, उनकी जो परवरिश है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो पूरी की पूरी एक हिंदू सांस्कृतिक आधार पे ही होती है, क्योंकि वो जो संगीत है वो हिंदू सांस्कृतिक संगीत है और उससे वो दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी. आर्ट में आप फेक नहीं कर सकते. करेक्ट. इट टेक्स टाइम, अब आजकल तो TM कृष्णा जैसे महान जेन्युइनली टैलेंटेड, इनफैक्ट बॉर्डरलाइन जीनियस, जो जीसस आरती भी कर लेते हैं और वो सब करते हैं, बट इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इंटरजनरेशनल वो पुश रहना चाहिए. बट या सो अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस, वो लोग कल्चरली हिंदू थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और मुझे लगता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इन द 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी विच वर राइप फॉर घर वापसी. और इसीलिए मुझे इतना भी कोई गिला शिकवा नहीं है उन लीडर्स से जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये कहते थे कि रिकन्सिलिएशन करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल थी. और वही कारण था कि तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि ये सारे जो लोग हैं ना, ये किसी भी दिन पलट जाएंगे, ये वापस हिंदू बन जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगना. और वो एकदम एक्टिवेट हो गए और उन्होंने वो उनकी जो रिटर्न, वो जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया. तो उस दृष्टि से ये बोला जा सकता है कि हाँ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ घर वापसी, but I wouldn't go to the extent of saying that possibility is मतलब is going to change the course of Indian history. एक तो वो remote possibility है. मुझे लगता है कि हिंदू समाज को आवश्यकता है अपने पैरों पर पहले खड़े होने की, to deal with the challenges of this era on Hindu terms. पहले articulate तो करें response to the modern challenges which are plenty. और अगर वो समाज इस तरह से सशक्त होता है कि वो अन्य कम्युनिटीज़ या एक्स हिंदूज़ को प्रेरित करे वापस हिंदू बनने के लिए, तो तब वो सिनेरियो डेवलप और वो मैच्योर होता है. उसके पहले तो इट इज़ अ पाइप ड्रीम. बट फॉर दैट यू विल नीड, मतलब हिंदू लीडरशिप पे भी हमें फिर उतना ही फोकस करना होगा. ऑफ कोर्स हिंदू लीडरशिप वुड बी एन आउटकम ऑफ हिंदू इंस्टीट्यूशंस. तो आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे तो ज़ोर शोर से काम करना होगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही 200-300 साल पीछे हैं रेस में, और आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा. ये करो या मरो वाली सिचुएशन है. और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के गोल्स होंगे, और उन गोल्स के अनुसार उनका नेतृत्व भी अपने आप उभर के आएगा. और नेतृत्व में जिस तरह का संघर्ष या आपसी मतभेद होते हैं, वो तब होते हैं जब क्लैरिटी नहीं होती कि मैं भी यही कर रहा हूँ, तुम भी यही कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा है. तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं और फिर लोग बोलते हैं कि हम यूनाइटेड नहीं है. लेकिन अगर आपका स्कोप डिफाइंड है,
अगर मैं और आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं और कोई लीगल रिसर्च कर रहा है तो हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है ना, हम तो एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे। तो उस तरह का जब इकोसिस्टम डेवलप होता है तो यूनिटी अपने आप इमर्ज होती है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं के गोल्स नहीं है और हिंदुओं के इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग बटे हुए हैं और हम लोग आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है। बट हम बटे हुए नहीं हैं, हम आपस में झगड़ते नहीं हैं, बट ओवर द ईयर्स आई हैव सीन जो कास्ट को लेके हमारे यहाँ पे इश्यूज हुए वो तो बहुत रियल इश्यूज है। तो हम किस तरह के लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह से कास्ट को लेके किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को दबाया जाता है, बहुत रियल उसके एग्जांपल्स कई सारे हैं हमारे पास में। तो हम कैसे बटे हुए नहीं हैं? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कास्ट को दबाया जाता है, पहली बात तो स्पेसिफिक्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट विच रियली हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी। आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि नैरेटिव्स का गेम चलता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूँ तो हमने एक वीडियो किया था अपवर्ड में नांगेली पे ब्रेस्ट टैक्स वाला, तो वो पूरी कहानी निराधार है। उसमें जिस व्यक्ति ने वो कैरेक्टर इन्वेंट किया, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, जिसने वो अपना पहली बार वो डिस्कोर्स में इंट्रोड्यूस किया उस कैरेक्टर को, ही इज़ ऑन कैमरा। हमारे पास वो फुटेज है जिसमें वो बोल रहे हैं, हमारे कैमरा पे बोल रहे हैं कि ये मेरे मनगढ़ंत कहानी है और मैंने तो ये ऐसे ही बोल दिया था। और वो आज इंटरनेशनल इशू बन चुका है और वो साइट किया जाता है इन एकेडमिक पेपर्स। और लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे केरला में लोग अपना ब्रेस्ट काट देते थे क्योंकि वो रिवोल्ट था अगेंस्ट अपर कास्ट्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको क्या बताते हैं इस पूरे कास्ट नैरेटिव को लेके, कि वो प्रमोट किया जाता है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंडा, इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक एंड वोट गैदरिंग एजेंडा, बट ऑल्सो नॉट एक्सक्लूडिंग एक्चुअली ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का जो एजेंडा है। तो जैसा कि राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी बुक में जो सबसे पहली, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिंदू डिस्कोर्स इन दिस एज, जो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है अबाउट हाउ कास्ट इज़ बीइंग वेपनाइज्ड, तो वो तो हम एवरीडे उसमें देखते ही हैं। तो बटे हुए हैं ये कहना गलत है। अगर हम कितने 2000 साल का एस्टिमेट है कि हमारी एंडोगमी होती रही और कास्ट्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, आई एम गिविंग अ प्योरली हिस्टोरिकल व्यू, तो तब हम बटे नहीं थे तो आज क्यों बटे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको फ्रेम ऐसे करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका कारण ये है कि हम इसलिए बटे हैं क्योंकि हमारी सेंस ऑफ कम्युनिटी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, जो हिंदू धर्म है वो एक कम्युनिटी ड्रिवन, कम्युनिटी बेस्ड वे ऑफ लाइफ है। इट इज़ नॉट मेंट टू बी प्रैक्टिस्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो आजकल जिस तरह कहते हैं ना कि हम मोक्ष के उसमें हम चले जाएंगे और कोई भी संन्यास ले सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ जो प्रोसेस है वो डिफाइंड है, कौन किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, अधिकार क्या है। अधिकार भेद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में, और वो कहाँ से आता है, राइट? तो वो पूरा समाज किस तरह से संगठित है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें इंटरडिपेंडेंसी क्या है और क्या राइवलरीज हैं, और उनको जो कंपटीशन है उसको कैसे टोन डाउन किया जाता है, जो कोऑपरेशन है उसको कैसे ट्वीक अप किया जाता है। यही पूरा वर्ण व्यवस्था का एक ये था जो फिलॉसफी उसके पीछे की थी। और वो मॉडर्न टाइम्स में आते आते जब सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब एटमाइज होती है, जब इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है, तो उसको किस तरह से मिसयूज़ करके क्या हुआ उसके साथ, दिस इज़ अ डिबेट फॉर एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि हम कैसे उसके ऊपर रिसर्च हो, कैसे हिस्ट्री को हम ट्रीट करें उसकी। तो मेरा जो फंडामेंटल पोजीशन है वो ये है कि हिंदू समाज ऐसा कोई बटा हुआ नहीं है, और अभी भी हमारे पास अवसर है कि उसको वापस संगठित करके कम्युनिटी बेस्ड संगठन जो कि जाति के अनुसार हो, तभी हो पाएगा जब हम गिल्ट ट्रिप करना बंद करें और अपने आप को चाबुक मारना बंद करें कि हमने बहुत अत्याचार सहे या किए हैं। जिसने सहे, जिसने किए, हो गया। अब आगे की बात करिए, और आगे की बात करने के लिए आपको अपने ही जो एडवर्सरीज़ हैं उनसे सीख लो।
भाई अंग्रेज़ों ने किसी पे कोई जुल्म नहीं किया, अंग्रेज़ों ने तो एंटायर कॉन्टिनेंट्स दे हैव वाइप्ड आउट. आर दे इन कमांड राइट नाउ और नॉट? आप डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क हैं आज, दे आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट people on the planet right now. Who do they represent? White nationalists? Sure. And what kind of baggage, historical baggage are they carrying? Huge. But is that preventing them from flexing their muscles? आप मुस्लिम्स को देख लीजिए, पूरे का पूरा इस्लामिक जगत जो है, जब सीरिया में क्राइसिस हुआ तो एक रेफ्यूजी नहीं लिया उन्होंने, और वो बाकियों को लेक्चर देते हैं कि तुम्हारे से. यहाँ पे जो गिल्ट ट्रिप करेगा वो मरेगा. जैसे कि जो लिबरल सेक्शन ऑफ दिस जो यूरोप सुसाइड मिशन पे है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा लिबरलिज्म हो गया कि वो लोग अपने आप से इतनी घृणा करने लगे कि वो, और एंड फॉर गुड रीज़न. बट माई आर्ग्यूमेंट इज़ दैट हिंदूज हैव नो रीज़न टू बी गिल्ट ट्रिप्ड. हमारे पूर्वजों ने इतने महान काम किए हैं कि हमें उसकी शर्म आनी चाहिए कि हम तो मैच नहीं कर पा रहे. उल्टा हम उनको गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन्होंने हमारे दैट दे वर ओप्रेसर्स और व्हाटएवर. तो आज के समय में हम अपनी सिचुएशन का स्टॉक लें और हम आगे के बारे में सोचें, ना कि obsess over the past and unnecessarily feel bad about crimes that were never committed. बट इसमें तो एक फिर ओनरशिप जो लीडर्स है हमारी, उन्हें भी लेनी पड़ेगी. बिकॉज टुडे व्हेन वी लुक एट कास्ट पॉलिटिक्स, वो प्रेवलेंट इसीलिए क्योंकि उसे पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है, उसे पॉलिटिसाइज किया गया है जब से आज़ादी मिली है तब से. और वो ख़त्म तभी होगा जब उसे पॉलिटिकली आप यूज़ करना बंद करोगे, जो मुझे लगता नहीं कि रीसेंट टाइम्स में तो होने वाला है. नहीं, वही तो मैं कह रहा था कि जो डेमोक्रेसी है कहीं पे भी वो इसी दिशा में जाएगी और उसका सिर्फ फ्लेवर अलग अलग होगा. जैसे कि अमेरिका में जो पोलराइजेशन है, वो भी उसका भी जो उसके जो गुण हैं वो भी सेम ही है. इधर जैसे हो रहा है, यहाँ पे कास्ट बेस्ड हो सकता है क्योंकि वो इजी है, वहाँ पे रेस बेस्ड है, और वहाँ पे भी आइडियोलॉजिकल वॉर है लेफ़्ट और राइट के बीच. यहाँ पे भी जो लेफ़्ट लिबरल सेक्शन या जो सेकुलरिस्ट हैं वर्सेस द सो कॉल्ड राइट विंग, यहाँ पे भी उसी तरह का. तो पैटर्न्स आर द सेम, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एन एनॉमली. आप समझ रहे हो? जैसे लोग जब मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करते हैं कहते हैं अरे डेमोक्रेसी में पोलराइजेशन हो रही है, ये तो बड़ा खतरा है. अरे भाई, डेमोक्रेसी का नेचर ही पोलराइज करना है सोसाइटी को. करेक्ट. हाँ. और आफ्टर इट हैड इट्स रन, जो एक स्वीट हनीमून पीरियड डेमोक्रेसी का हो गया, उसके बाद तो इट इंसेंटिवाइजेस सोसाइटी टू बी फर्दर चॉप्ड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, और उसको कैसे मैनेजेबल बनाए ताकि वो मैनिपुलेट होके आपको वोट करें. यही डेमोक्रेसी का नेचर है. तो इसलिए जब तक डेमोक्रेसी इन इट्स करंट फॉर्म, जब लिबरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तब तक ये प्रॉब्लम्स और कास्ट को लेके वी कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक. पर वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, क्योंकि द एलिफेंट इन द रूम जिसको बोलें वो है टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी एक रॉकेट की तरह निकल चुकी है अपनी ट्रिप पे. करेक्ट. और बाकी सब चीज़ें दे स्टार्ट पेलिंग इन कंपैरिजन. व्हेन यू आर लुकिंग एट एन इवेंट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमन लाइफ, और इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल टेक है, जब वो कॉमन लाइफ का पार्ट होना शुरू हो जाती है लोगों की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. और उसको प्रिडिक्ट करना तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पे पॉलिटिकली कैसे चेंज होगा, वो सब इट्स अ केस स्टडी जो एकेडमिक्स को लेना चाहिए, जो वो टाइम वेस्ट करते हैं JNU में लोग अंग्रेज़ों की बकवास रिगर्जिटेट करने में. उससे अच्छा अगर वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो शायद दुनिया का भला हो, भारत का भला हो. तो अगर टेक्नोलॉजी को हम कंसिडर करें तो वो कैसे डिसरप्ट करेगा सब कुछ, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड कल्चर, वी हैव टू वी कैन ओनली बी ऑप्टिमिस्टिक. उसमें केवल इतना हम कर सकते हैं दैट वी प्रिपेयर फॉर इट एंड वी बिल्ड इंस्टीट्यूशंस जो कि टेक्नोलॉजी के पावर को हार्नेस कर सके हमारे धर्म के हित के लिए और हमारे अपने लोगों के हित के लिए. वही हम प्रार्थना कर सकते हैं और वही हम प्रयास कर सकते हैं. राइट.
बट जो आपने डेमोक्रेसी वाली बात कही, व्हाट विल बी द फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी जो एक्चुअली इन इश्यूज़ को हमें सॉल्व करने में हेल्प करे? एक्चुअली अगर हम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव देखें हिंदू धर्म का, तो प्रजातंत्र जो है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट गोज ऑन इन public discourse today and so-called right-wing discourse today, that democracy is a Hindu thing. It is certainly not a Hindu idea. It is not. It is definitely not a Hindu idea. It is antithetical to dharmic principles. क्योंकि जो धर्म है वो थोड़ी नंबर के हिसाब से होता है. वो ये थोड़ी ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं वो कर लो. वो तो प्रिंसिपल बेस्ड है ना. तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ऐसा वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी निकल जाए. बट आप डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर सकते, आप डिसरप्ट नहीं कर सकते उसको एक झटके में. सो यू हैव टू फेज इट, यू हैव टू फाइट द लॉन्ग गेम, यू हैव टू प्लान फॉर अ लॉन्ग गेम. और उस लॉन्ग गेम का जो स्केल है दैट शुड बी इन सेंचुरीज. कि हम बोलें कि हम आज 2025 में बैठे हैं तो 2125 में हम कहाँ होंगे, 2225 में कहाँ होंगे, 2300. इन स्केल्स पे अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से हमें ओरिएंट करना होगा अपने आप को. बट वो करना मतलब शायद चाइना के लिए बहुत ईजी है. हमारे यहाँ मतलब जहाँ डेमोक्रेसी जहाँ 5 साल बाद पता नहीं सेम गवर्नमेंट होगी नहीं होगी. तो हमें स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करना ना. फिर तो वो कलेक्टिवली आपको एज अ सोसाइटी सोचना होगा ये. एग्जैक्टली. मैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की इसीलिए तो बात करता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब आप बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशन आपको आउटलिव करेगा ना. आप मान लीजिए मैंने कोई स्थापित किया कोई इंस्टीट्यूशन, तो मैं मर जाऊंगा लेकिन इंस्टीट्यूशन तो रहेगा. उसका जो लॉजिक है, उसका जो टीलॉस है वो तो फुलफिल होगा. तो वो इंस्टीट्यूशन तो मुझे अगर मैं बनाता हूँ तो वो उसकी जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू होगा. और द डिज़ाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सच दैट इट इज़ ट्रू टू इट्स पर्पस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. समथिंग लाइक RSS. हाँ, so I don't know if RSS was instituted for what exactly it is doing today. I will not comment on that because there are contrary views to that. A lot of people say that RSS is doing exactly what it was supposed to do. Others have, even Swayamsevaks themselves have a different view. I am not an insider, so I don't know. But institutions like think tanks, for example, like let's say Hoover Institution, जो conservative think tank है, they have produced intellectuals of the standard of Thomas Sowell. They've given grants to great contemporary intellectuals. They work with people like Douglas Murray. Roger Scruton ने उधर papers लिखे हैं. So these are names to reckon with in global intellectual scene. और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कंटिन्यू कर रहा है एक्सीलेंस परस्यू करना इन देयर ओन डोमेन. वैसा ही इंडिया के लिए और हिंदुओं के लिए अगर हम देखें तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे. तो एक लीगल और थियोरी ऑफ लॉ से हम अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए जो एकेडमिक काम की आवश्यकता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना जो ये स्टडी करे कि हम जो पॉलिटी और गवर्नेंस और जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इंडियन रिपब्लिक की, उसमें हम धार्मिक आइडियाज़ और धार्मिक प्रिंसिपल्स को कैसे इन्फ्यूज़ करें. तो क्योंकि वो लॉन्ग गेम है तो उसमें 10-15 साल तो लग जाएंगे कि इसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने में, और उसके बाद वो धीरे धीरे लॉबी और एक्टिविज़म और एडवोकेसी के द्वारा वो एक्चुअल होने लगेगा. तो अगर हम 2025 में बैठे हैं, 2047 इज़ अ गुड टाइम, 100 साल हो जाएंगे हमारी स्वतंत्रता को. तो 100 साल 2047 तक क्या हम कुछ टैंजिबल चेंजेस देख सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल. पर वो ऐसी चेंजेस नहीं है जो सोशल मीडिया पे बैठ के मैं और आप बात कर रहे हैं कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एंटी हिंदू है, इसको चेंज करो, इसको फेंक दो. वो सब नहीं. अ स्टडीड एकेडमिक पोजीशन एंड recommendations based on that. तो वो अगर हम कर सकें तो that would be a fantastic start. To take back the reins of this this helter-skelter republic and give it a certain direction. Because we owe it to
द फ्यूचर जनरेशंस, वी ओव इट टू आवर एंसेस्टर्स एंड वी ओव इट टू द प्लैनेट. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, इस बात का तो मुझे सुप्रीम कॉन्फिडेंस है कि अगर हिंदू नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा. ऑफ कोर्स. Yeah. आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द जूस इन दैट मैटर कि अगर हम अपने लिए नहीं करेंगे, एक अग्रेसिव स्टैंस नहीं लेंगे, कोई नहीं करेगा. मैं केवल अग्रेसिव स्टैंस की तो बात ही नहीं कर रहा अभी. मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो दुनिया में हैं वो फेस करने हैं. अब देखिए जो अभी जिस लेवल पे टेक्नोलॉजी है, तो द थॉट लीडर्स इन टेक सर्कल्स और जो एलिट्स हैं वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं. इट्स स्कैरी. अब एलॉन मस्क तो वांट्स अस टू कॉलोनाइज मार्स, विच मीन्स कि आपने धरती को यूज़ करके निचोड़ दिया, फेंक दिया. अब एलिट्स जो हैं जो अफोर्ड कर सकेंगे वो वहाँ जाएंगे, बाकी लोग मरेंगे. दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्यूचर दैट यू आर लुकिंग एट. एंड आई थिंक Elon Musk may not articulate it this way, but ultimately it will result in that's something. the reality. Yeah, that's the reality. So unless we step in as a civilization into this discourse, अभी हमारे पास ना, the fact of the matter is that जो Hindu civilization है, it does not have a place on that high table of global of issues of global importance. हम तो नौकर लोग हैं, हमसे कोई पूछेगा भी क्यों? क्योंकि we haven't got our act together. हम तो इसी सब में लगे हुए हैं, कास्ट वास्ट और कि कैसे वोट कहाँ देना है और वैसे उन सब चीज़ों में. लेकिन जो ये इश्यूज़ हैं इनके बस की नहीं है, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड दीज प्रॉब्लम्स. फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, दीज आर मलेच्छा प्रॉब्लम्स एंड इट रिक्वायर्स एन आर्या बेस्ड सोल्यूशन. तो जब तक आर्यवर्त नहीं बनेगा तब तक कैसे आप बचाएंगे. करेक्ट. बट इन द मॉडर्न टाइम्स हम जहाँ पे हिंदू परसिक्यूशन के बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी बात नहीं करते, डू यू थिंक वो ग्लोबल टेबल की जो आप बात कर रहे हो वहाँ पे हमें इजीली पोजीशन मिलेगी? नहीं, हमें नहीं मिलेगी इसीलिए ना क्योंकि हम तो गिल्ट ट्रिपिंग में लगे हुए हैं ना. एग्जैक्टली. आप देखिए, आप किसी से भी बात करिए तो वो यही बोलेगा ना आपको कि अरे, तो मतलब छोटी सी बात आप बोलिए कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद में there are some issues that are best tackled through Ayurveda as opposed to going for अरे ये तो एंटी साइंटिफिक है, ये नॉट, तो सूडो साइंस कहेंगे तो सूडो साइंस है, ये है वो है. जबकि ऐसा मतलब ऐसी मूर्खता वाली बात क्यों करेगा कोई? मतलब आयुर्वेद इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ हीलिंग. उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मॉडर्न साइंस के लिमिटेशंस है, मॉडर्न मेडिसिन के लिमिटेशंस है. क्या मॉडर्न मेडिसिन परफेक्ट है? नहीं है ना. ऑफ कोर्स. तो हर सिस्टम का अपना एक स्कोप है, एक लेन है जिसमें वो ऑपरेट करता है. व्हेन यू एंडोर्स आयुर्वेद, यू से दैट यू लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन द मॉडर्न टाइम्स और बाय टेकिंग मॉडर्न मेडिसिन और वो सब, वो अवॉइड हो जाएगा. बट दैट इज़ अ थ्रेट टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो वो एकदम हल्ला हू करना शुरू कर देंगे कि ये है. तो ये सब एक प्रोपेगेंडा सोसाइटी, जो ग्लोबल प्रोपेगेंडा सोसाइटी है, इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं ये स्लीपर सेल्स एंड दे स्टार्ट अटैकिंग यू. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच दे आर पेड टू डू. इट इज़ ऑल आइडियोलॉजिकल. यू आर इंडोक्ट्रिनेटेड into this, and this is the sign of we did a couple of videos on Upward, you might have watched them, about totalitarianism. तो वो totalitarian movements and totalitarian states and totalitarian societies वो होती क्या है, वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है. क्योंकि एक समाज जो totalitarian influence में जी रहा है, उसमें प्रोपेगेंडा का क्या रोल है और वो किस तरह से एक झूठ से दूसरे झूठ तक जाता रहता है. उसकी जर्नी जो है, उसका कोई एक टेलॉस, एक ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता. वो केवल सर्वाइव और कोप करता है. वो आज हमारे समाज की दुर्दशा है. और जब तक हम वो एड्रेस नहीं करेंगे, और इसमें जो धर्मगुरुओं का रोल है वो बहुत क्रूशल हो जाता है. और जब तक हम उन्हें वो जगह न दें कि वो हमारे शास्त्रों से की जो विजडम है उसको आज के संदर्भ में उसको एक्सप्लेन करके हमें एनलाइटन करके हमें सही रास्ता ना दिखाएं, तब तक इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू फाइट. बट धर्मगुरुज की तो आई डोंट थिंक मतलब आज कोई उतनी ज़्यादा सुनता है,
या उतना इम्पोर्टेंस उन्हें देता है जितना देना चाहिए। एंड शायद इसीलिए आपने कहा अभी जो इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है, वो जब एक वो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे उसके ऊपर ही हम फिर ये वापस से उन्हें इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। एग्जैक्टली तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज़ द की, और उसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर सर्वाइव नहीं करना तो फिर तो कुछ भी मैटर नहीं करता। राइट। इफ़ आई हैड टू आस्क यू दिस कि मतलब 3 या 4 मतलब मे बी हाउ मेनी कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ है जो हिंदू सोसाइटी को अंदर से ही खाए जा रहे हैं? इट्स लाइक मतलब बेसिकली जो टर्माइट्स जो कहते हैं हम, वो क्या है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में एक इशू है ऑफ टू मच डेमोक्रेसी, विच मीन्स कि कोई ऑर्डर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेगुलेटेड। जहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेगुलेटेड, दैट इज़ अ सोसाइटी विच इज़ डूम्ड। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कोई? इसका एग्जाम्पल सिंपली ये है कि अगर आप आज पोल करें अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास बच्चों का, तो यू विल फाइंड दैट अ सिग्निफिकेंट चंक, majority of them will have मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, और उस स्मार्टफोन पे ये बच्चे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, और वो रेगुलेशन नहीं है। तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो जिससे बच्चे एक्सपोज होते हैं, जब हम भी, आप तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, और आपको एक डोज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता था जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। हालांकि तब भी टीवी और ये सब तो था ही, और केबल टीवी आ चुका था मेरे टाइम पे, तो तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि यार ये सब कैसे अलाउ कर दिया मुझे देखना, मैं होता तो नहीं करता अपने आप को ही अलाउ पर ऐसा होता है। अब आजकल तो उसका कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है वो, राइट? क्यों? बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज़ शिफ्टेड फ्रंटियर्स। अब इस केस में जब बच्चा एक्सपोज होता है इन चीज़ों से, तो वो जब सेंस मेकिंग करता है, वो उसका वर्ल्ड व्यू फॉर्म हो रहा है, वो टोटली एट द मर्सी ऑफ दीज गैजेट्स और जो कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग दिस कंटेंट, राइट? तो वो उसके है। तो पहला तो सवाल उठता है कि स्कूल्स कोई रोल नहीं, माँ बाप कोई रोल नहीं, कल्चर कोई रोल नहीं, कल्चर है ही नहीं। तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये मानसिक रोगी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अब यही बच्चा जब बड़ा होगा तो ये अपने समाज को क्या, उसने क्या लेगा और क्या वापस देगा? करेक्ट, देने के लिए तो उसके पास में कुछ है ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब टेक्नोलॉजी का इतना डोमिनेशन है कि कोई रेगुलेशन ऑफ एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाए वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेमोक्रेसी में ये होता है कि सब बराबर हैं, तो सबको हक है अपना ओपिनियन वॉइस करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर जब वो चीज़ एक्चुअली होने लगती है तो तब आपको समझ आता है कि यार ये तो बिल्कुल केओस है। अब केओस को मैनेज करने का क्या तरीका है कि फायर फाइटिंग। तो जो इंडियन स्टेट है वो हमेशा, अगर हिंदू ये पूछें कि हमेशा वो फायर फाइटिंग मोड में क्यों होता है, आपने कोई पॉलिसी सीए कर दिया, सीए वापस लेना पड़ा, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो आपने फार्म बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो आपको वापस लेना पड़ेगा। आप तभी कोई चीज़ कर पाओगे जब वो पॉपुलिस्ट है, और पॉपुलिस्ट क्या है? जो आपने सोशल इंजीनियरिंग करके एक्सेप्टेबल बना दिया टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। और जो उसका जो विक्टिम है, जैसे हम मंडल कमीशन की बात करें, अगर जब रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस हुई तो उस समय पे बहुत अप्रोर हुआ, राइट? और अप्रोर होने के बावजूद वो हो पाया क्योंकि जिनको बेनिफिट मिला, जब समाज को आपने इस तरह से विभाजित कर दिया हैव्स एंड हैव नॉट्स में, और जो जिनको आपने ये बोला कि आप शोषित, वर्जित, पीड़ित हो, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, तो उन लोगों का वॉल्यूम भी ज़्यादा था और उन लोगों की से भी ज़्यादा थी। अगर सरकार वो वापस लेती तो ग्रेटर वायलेंस होती, और ये टेम्प्रेरी वायलेंस कोई
अनुराग गोस्वामी कोई था, वो उसने अपने आप को जला दिया, वो जला दिया, कोई बात नहीं। अनुराग गोस्वामी था ना उसका, हाँ, तो उसने जला दिया, कोई बात नहीं, टेम्पररी फेज़ है। तो सरकार फिर ट्रेड ऑफ्स करती है, बहुत ही रियल पॉलिटिक हो जाता है जबकि जिसमें कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता, और आप सिर्फ ये कहते हो कि मिनिमाइज़ कैसे करूँ मैं वायलेंस को, ताकि वापस बिजनेस एज यूजुअल हो जाए। एक बार वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है तो एक नया नॉर्मल एस्टैब्लिश हो जाता है और वही नई रियलिटी बन जाती है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल अपनी 1984 में बताता है ना कि कैसे, तो वो सेम प्रिंसिपल इसमें भी अप्लाई होता है। और ऐसा करते करते समाज खंडित होता रहता है, विखंडित हो जाता है, और उसकी एजेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाता है, कम्युनिटीज़ का कोई रोल नहीं होता, और आपके पास केवल एक वेपन रह जाता है, वो है वोट करना। और वोट करना एक सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी की तरह बताया जाता है कि अरे अगर आपने वोट नहीं किया तो आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, और ये पूरे एडवर्टीजमेंट सब चलते हैं, चाय की कंपनीज उसको स्पॉन्सर करती हैं कि जाग जाओ वोट करो। ये सब डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा का फॉर्म होता है, और होना कुछ नहीं है, मेरे वोट से कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट कर दिया है इसमें। बाकी जो फोर्सेस हैं और जो केओस है वो इस वोट से कुछ नहीं होने वाला उसका। तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, बट यू हैव टू हैव अ सर्टन नैरेटिव कि हाँ भाई ये है वो है, और इससे ये आपकी ड्यूटी है, वो इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, वो सब है, तो विच इज़ फाइन, बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम which is of too much democracy. The other problem is of internalized enlightenment values. Like आज हिंदू मानसिकता है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की एक मिरर इमेज है। करेक्ट, हाँ। और हिंदू सोचते ही उस तरह से हैं, और हिंदू ज़्यादा अंग्रेज़ हैं अंग्रेज़ों से भी। इसलिए आप अगर कोई भी पारंपरिक दृष्टिकोण साझा करें लोगों के साथ तो आपको सिर्फ गालियाँ ही पड़ेंगी। वो इसलिए क्योंकि उसको समझने की उसका जो धैर्य है और जो उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा वो सबके बस की बात भी नहीं है। तो क्या है ना कि अगर आप मान लीजिए शास्त्रार्थ का जो एक की जो परंपरा है, शास्त्रार्थ होता किसके बीच में था? विद्वानों के बीच होता था ना। तो अगर आज का शास्त्रार्थ हम देखें जो सोशल मीडिया पे होता है वो मूर्खों के बीच होता है, रैंडम लोगों के बीच सब अपना अपना चला रहे हैं। भाई आपकी क्या एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर बोलने के लिए? और आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो एन अथॉरिटी फिगर like for example the Shankaracharya? You may have differences of opinion with him, you may say that I don't agree with this view, but you cannot say that he knows less than me. It doesn't make sense. It doesn't make sense, but that's how it happens. अरे ये तो you can call him names कि वो कांग्रेस का टट्टू है, वो ये है या वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली वो अथॉरिटी है, आप नहीं हो। और अगर वो कुछ धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो वो बाइंडिंग है। आपके पास ये स्वतंत्रता है मॉडर्न टाइम में कि आप ये बोलो कि मैं नहीं मानता जी, तो देन यू हैव टू लिव विद द पॉसिबिलिटी दैट टुमारो यू मे बी अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ नॉन हिंदू। उतना गुर्दा तो होना चाहिए ना फिर। लेकिन आपको हिंदू भी होना है, आपको क्रिश्चियन की तरह भी सोचना है, और आपको जस्टिफाई भी करना है कि जो आप कह रहे हो वही सही है, और जो शंकराचार्य है वो उनके मोटिव्स को क्वेश्चन करना है। तो ये जो उलट पलट समाज में है वो is because of that internalization of liberalism and all these enlightenment values. वो एक और प्रॉब्लम है। तीसरा है शॉर्ट टर्म ओवर डिपेंडेंस ऑन द इंडियन स्टेट, और उसका उदाहरण अगर कश्मीर के और कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में दिया जाए तो जो हमारी कम्युनिटी है, मेरी जो शिकायत है अपनी कम्युनिटी से वो ये है कि हमने पिछले 35 साल में सिर्फ एक अबला थोड़ा सेक्सिस्ट हिंदी बॉलीवुड फिल्म में बोलता है अबला नारी की तरह हम वेट करते रहे कि हमारा राजकुमार आएगा और हमें घोड़े पे बिठा के वो वापस कश्मीर लेके जाएगा। वो हमारी राजकुमार भारतीय सरकार थी।
लेकिन वो राजकुमार हमारा है नहीं, ना वो आएगा और ना कोई उसके पास घोड़ा है जिस पे वो हमें बिठा के ले जाए। तो हमें खुद से अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो संघर्ष करना था वो हमने नहीं किया। यहाँ तक कि हमने एक माइनॉरिटी स्कूल तक नहीं खोला जो कि वेल विद इन द लॉ था। हम कितना भी छाती पीट लें कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंटी हिंदू, ये है वो है, बट वी स्टिल could have used and invoked Article 28 of the Constitution and built a chain of schools जो कि उसको minority institution बनाया जाता based on linguistics, कि हम अपनी भाषा को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं। उसी में हम अपने धर्म के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में और अपने जो सिद्धांत हैं और जो दर्शन हैं, स्पेशली कश्मीर शैव दर्शन और जो शाक्त क्रम परंपरा है, उसके ऊपर हम बच्चों को सिखा सकते थे उस दायरे में। और नेक्स्ट क्रॉप ऑफ कश्मीरी पंडित्स वुड हैव बीन scholars in their own right, like our ancestors, but we failed. And that is a reflection, that is how Hindu society is today, larger Hindu society. जैसे जो कश्मीरी पंडितों ने अपने स्टार्क सर्वाइवल के लिए भी उन्होंने नहीं किया, वो हिंदू सोसाइटी हर तरीके से, बाकी हिंदू सोसाइटी भी वैसे ही जा रही है कि वो अपने धर्म को प्रिजर्व करने के लिए और अपनी वे ऑफ लाइफ को अपहोल्ड करने के लिए द रिक्वायर्ड स्ट्रगल एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज़ नॉट हैपनिंग। डू यू, क्योंकि आपने स्टेट वाली जो बात कही, इससे मुझे एक चीज़ याद है कि मतलब आई हैव ऑलवेज हैड दिस बैटल इन माई माइंड अबाउट दिस वन क्वेश्चन कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को हमें हिंदू सोसाइटी का ओनर्स देना चाहिए था? इज़ इट राइट? एक्चुअली वो इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदू सोसाइटी की अपनी एजेंसी नहीं है और कोई लीवर्स है नहीं। मान लीजिए आपके पास, जो मैं कह रहा था, और मैं बार बार ये पॉइंट रिआइटरेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत क्रूशल पॉइंट है, कि मान लीजिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस होते जो नॉन गवर्नमेंटल NGOs फॉर एग्जांपल, डूइंग देयर ओन थिंग एंड परस्यूइंग देयर ओन गोल्स, तो आपकी जो पूरी वाइड स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम जो है ऑफ हाउ टू डील विद द 21st सेंचुरी चैलेंजेस, इसके आपके बैंड्स बन जाते है ना। लीगल है, नैरेटिव है, एनवायरमेंटल है, करेक्ट, ऑल दैट, आप मंदिरों को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो ये सब स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैंडल करते और आप उनके साथ अलाइन होते। और जो स्टेट के साथ इंटरफेस है, कि समाज और स्टेट के बीच जो आदान प्रदान है, उसका एक जो मीडियम है वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसमें अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर जब बाकी एब्सेंट है ना, एग्जैक्टली, यस, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वही देखते हो और फिर कुछ बचा नहीं ना। और फिर उस चीज़ का एडवांटेज नेचुरल है कि पॉलिटिकल पार्टी भी लेगी और वो बोलेगी कि हाँ अब मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, क्योंकि उनके तो पर्सपेक्टिव से वो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। करेक्ट। एंड फिर जो हमने बात की कि वो डेमोक्रेसी का एक फ्लॉ है कि आफ्टर अ पॉइंट उन्हें तो ये देखना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ देयर वोट्स कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें सबके लिए वो काम करना होगा। एग्जैक्टली। तो विच इज़ वाई CA रिट्रैक्ट हो जाता है, फार्म बिल्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, CA रिट्रैक्ट होने का कारण ये नहीं है कि उनके पास वोट्स का इशू था। मुझे लगता है कि CA और इस तरह के जो इश्यूज हैं वो उसको हमें थोड़ा ग्लोबली देखना चाहिए। और हाँ, तो वो वोट्स का इशू नहीं है। जैसे कई बार ये बोला जाता है ना कि बीजेपी क्यों मुस्लिम अपीजमेंट करती है। अब वो हमारे मिडिल ईस्ट के साथ में रिलेशंस भी है, वो भी हमें मेंटेन करना है। वही इशू है। तो आई डोंट फॉल्ट देम फॉर व्हाट दे डू, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। पर जो हमारे फॉल्ट्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, हम उन पे फोकस करें, समाज के जो जहाँ पे हमारे पास एजेंसी है। और ये चीज़ें करना, और कुछ मूवमेंट्स हैं जो मतलब मैं जो सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखती है वो ये है कि पिछले 10-15 साल में इतनी जागरूकता तो आ ही गई है कि बहुत सारे ड्रिवन लोग जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और मैं भी कई लोगों से संपर्क में हूँ जो इंडिविजुअली या एज अ स्मॉल ग्रुप
परस्यू कर रहे हैं ये चीज़ें, और धीरे धीरे उनका जो स्केल है और जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा। तो आशा तो यही है। पर ये आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे आपके अलग अलग आयाम जो हैं आपके, जो इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम चैलेंजेस के, उनके लिए आपके पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स हैं वो जिनके साथ आप प्रयासरत हो, और उसमें कहीं एक छोटा सा एलिमेंट स्टेट और डेमोक्रेसी का भी आ जाता है। उसको कैसे हैंडल करना है वो उस पूरे स्पेक्ट्रम में एक पार्ट है, पर अभी बाकी का स्पेक्ट्रम बिल्ड करना है वो बहुत आवश्यक है। उस आई डोंट नो ये राइट क्वेश्चन है नहीं, बट वो बिल्ड करने में हमें कितना टाइम लगेगा? बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट क्योंकि उसमें भी हमें बैकलैश तो बहुत आएगा, रोकने की कोशिश की जा सकती है। एक्चुअली नहीं, ये सब चीज़ें तो आप लॉफुली परस्यू कर सकते हो। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, और आप छोटे स्तर से ही शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो। डू यू थिंक हिंदूज चाहते हैं ऑर्गेनाइज होना? ये तो कंसेंट वाला क्वेश्चन है कि कंसेंट क्या चीज़ होती है। ये तो ऐसा है कि वो क्या चाहेगा जिसको पता ही नहीं है। तो पहला स्टेज है कि वो अवेयरनेस। आई थिंक जो इंटरनेट के साथ ये सब, जो डिस्पाइट ऑल द केओस, और जो हम कंप्लेन मोड में थे अभी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, पर उसका एक जो पॉजिटिव है वो ये है कि लोगों को इतना तो समझ आ गया है कि वी आर इन ट्रबल। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि जिसको ये समझ आया है उसमें से 1% इतना मोटिवेटेड और ड्रिवन हो कि वो बोले कि चलो मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। राइट। और उसमें से एक होगा जो एक्चुअली कुछ करेगा। तो ऐसे अब एक और हमारे पास एडवांटेज है कि हम 100 करोड़ हैं। तो अगर एक छोटा सा सेक्शन भी करेगा तो बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। राइट। सर्कलिंग बैक टू कश्मीर अगेन, जो हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिकली तो हम उस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर कि मतलब जो कश्मीरी पंडित्स की एक कम्युनिटी है, आप बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स के साथ में टच में रहोगे, जो कश्मीर में अब भी रह रहे हैं उनके साथ में भी टच में रहोगे। यू ऑल वॉन्ट टू गो बैक टू योर रूट्स, आई एम श्योर ऑफ दैट, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जब गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, उन्होंने गवर्नमेंट में भी पोस्टिंग्स निकाली, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स अब भी हो रही है। सो व्हाट इज़ वन सोल्यूशन जिसको यूज़ करके Kashmiri Pandits can go back home? I don't think Kashmiri Pandits should go back to Kashmir. Why is that? Because they'll get killed. हाँ, of course, मतलब वही तो सॉल्व करना है। पर नहीं, देखिए, मतलब या तो the Indian state had the spine to carve out Panun Kashmir for Kashmiri Pandits, और उनको बोलते कि ये लो पनून कश्मीर और ये लो तुम्हारी गारंटीज, योर फंडामेंटल राइट टू लाइफ, हमने एनैक्ट कर दिया है। हमने एक ड्राफ्ट लॉ भी प्रपोज किया था, कश्मीरी हिंदू रीसेटलमेंट एक्ट करके। वैसा कुछ आप सशक्त करें जो वापस लोग जाना चाहते हैं उनको, और उनको एक्सक्लूसिव टेरिटरी दे दें, और फिर तो बिल्कुल संभव है वो होना। लेकिन गिवन द सिचुएशन दैट द इंडियन स्टेट इज़ इन, और जो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हो पा रही, तो ये थोड़ा पाइप ड्रीम लगता है मुझे कि ये हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में तो पनून कश्मीर इज़ द ओनली सोल्यूशन, पर वो होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। इसलिए जो लोग कश्मीर वापस जाते हैं वो भी मिसलीडिंग है। और ये कहना कि लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है, क्योंकि जाना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली जाना चाहते हैं सभी अपने मतलब डू यू वांट वॉर टू एंड? यस, वी वांट वॉर टू एंड। तो ये वैसा प्रश्न है कि हाँ, वॉर ख़त्म होना चाहिए, पर क्या हो पाएगा? और उसकी जब यू गो इनटू द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स, एंड देन यू फाइंड आउट कि नहीं ये तो मतलब डेड एंड है ये सवाल। तो दूसरा चीज़ जिस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो कमेंट करना चाहूँगा वो ये है कि कई लोग जो है ना, वो इंटरनेट पे, स्पेशली पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर, और जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज राइट विंगर्स, वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमें
बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को भर भर के भेजना चाहिए, वहाँ सेटल करना I've चाहिए। heard this, right? यार देखो, ये मुझे ना बड़ा डिमीनिंग लगता है फॉर पीपल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, कि वो कोई गाय भैंस है क्या कि Exactly. उठा के पटक दो ट्रेनों में और या बसों में और ट्रकों में लाद के उनको भेज दो और वहाँ पे वो जाएं, और अगर वहाँ पे मार भी दें उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने लोग भेज दो, क्योंकि यहाँ तो बड़ा ही सिनिकल और बड़ा ही गंदा ये जो तरीका है ना सोचने का, मुझे ऐसा लगता है ये। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन रूल्ड आउट है। पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरा है डिमीनिंग और इंसल्टिंग टू पीपल फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ऑफ कोर्स कश्मीर उनका उतना ही है जितना मेरा है, जब मैं जा पाऊँगा तो वो भी जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सबको जाना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म व्यू कश्मीर के ऊपर जो हिंदू समाज का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक, हम इसके ऊपर क्लेम कभी गिव अप नहीं करेंगे, और दूसरा लॉन्ग टर्म में हम वापस इसको सिविलाइजेशनली वापस रिक्लेम करेंगे। उसके लिए आपको जो करना है उसका काम आज से शुरू हो जाना चाहिए, और अगर इस जन्म में नहीं होता तो आपके अगले जन्म में हो जाए। हमारे तो मल्टीपल जन्म होते हैं, तो इसलिए हमें इस जन्म तक सीमित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं अपनी कल्पना में। तो उसी तरह से हम इस लॉन्ग गेम को खेल सकते हैं, और एक इन्फिनिट गेम है। ये क्रिकेट मैच की तरह नहीं सोचा जा सकता कि आज 2 टेररिस्ट मार दिए, उन्होंने कल 3 जवानों को मार दिया। ये मीनिंगलेस है, और ये डेंजरस टेरिटरी है। तो हाँ, तो कश्मीर में वापस जाने का सवाल तभी एड्रेस किया जा सकता है जब उसको हम लॉन्गर टाइम साइकिल्स में देखें, अदरवाइज नहीं। I'll tell you, मतलब एक चीज़ है, इसमें मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, नाम मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊँगा, बट किसी ने मुझे कहा था कि कश्मीरी पंडित्स जो कश्मीर में अब भी रह रहे हैं, अगर कोई हिंदू उन्हें हेल्प करने की कोशिश भी करता है इस वक्त पे, दे आर नॉट वेरी फोर्थ कमिंग। किस तरह की हेल्प? ऑफ एनी काइंड, जस्ट टू आई डोंट नो, कि मतलब जो बाकी कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें यहाँ पे लाके अगर रीसेटल करना है, उसमें कोई हेल्प, या हेल्प इन एनी मैनर बेसिकली। देखिए ये ना जब आप किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है आपको अपने दिमाग में, और उसमें आप मोनोलिथ्स क्रिएट कर देते हो ऑफ आइडेंटिटीज़ एंड ऑफ कि कश्मीरी पंडित, जैसे ये सवाल है कि कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आप 10 कश्मीरी पंडितों से पूछो, 10 जवाब मिलेंगे आपको, ऑफ कोर्स, है ना। सेम चीज़ है कि अब जो वहाँ पे लोग हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा उनको जो समस्या है वो ये है कि पहली बात तो दे हैव डिसाइडेड टू गो बैक, है ना। तो ओनस इज़ ऑन देम फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। आपने डिसाइड किया, इट्स अ रिस्क। दूसरी चीज़ फिर बाकी की कम्युनिटी पे, एंड आई एम बीइंग वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, मुझे गालियाँ में पड़ेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मामले में। तो बाकी जो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, दे आर गिल्ट ट्रिप्ड फॉर स्पीकिंग देयर माइंड, क्योंकि अगर तुमने कुछ बोल दिया और मुसलमान गुस्सा हो गए तो हमारी जान पे खतरा आ जाएगा। तो मैंने बोला था क्या जाने को, है ना। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो ये है कि कैसे पीस का जो एक कवर है वो मेंटेन करके रखें और ये दिखाएं कि बड़ी हारमनी है और हमारे नेबर्स ने हमको वेलकम किया और ये किया वो किया। क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाता है, 19-20 का भी अंतर आ जाए, तो उनको भी पता है कि या तो उनको भागना पड़ेगा या वो काट दिए जाएंगे। तो इस प्रेशर में वो रहते हैं। दूसरा कि कई ऐसे भी हैं जो कश्मीर से कभी निकले ही नहीं, और उनमें से कुछ हैं जो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ मिल चुके हैं, उनका विवाह हो गया है मुसलमान परिवारों में और शायद कलमा भी पढ़ लिया हो, ज़रूरी थोड़ी है कि सब बातें पब्लिक हो। तो ऐसे भी कई लोग हैं, तो वो तो डबल एजेंट्स हो गए। अब वो अपनी जो जन्म वाली आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ कश्मीरी पंडित उसको यूज़ करें टू मेक अ सर्टन स्टेटमेंट और टू शो दैट यू नो एंड टू फुलफिल देयर डिज़ाइन। अगर वो कोई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम्युनिटी पे आ जाती है। मान लो कोई बोलता है कि यहाँ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और हिंदू मुसलमान हमेशा से रह रहे थे, ये तो लोग अब आजकल गलत झूठ फैला रहे हैं। तो
फिर लोग गालियाँ दे कि अरे कश्मीरी पंडित तो ऐसे हो गए हैं, उन्होंने तो वो हमेशा स्टॉकहोम सिंड्रोम वाले थे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम अपनी जगह है, लेकिन ये तो समझ जाओ कि कौन क्यों किस मोटिव से बोल रहा है और कौन ट्रेन किया जा रहा है। एक वो हादसा हुआ था जिसमें वो हज से लौट रहे थे कुछ कश्मीरी मुसलमान, तो बाहर एयरपोर्ट के बाहर वो लोग कुछ कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने वहाँ वो आरतियाँ और पता नहीं क्या गाने वाने गा रहे थे। तो ऑब्वियसली ऑर्केस्ट्रेटेड था, ऑब्वियसली वो इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका जो प्री प्लान्ड था, और ये लोग वहाँ पे वो मोल्स बन के ये ड्रामा कर रहे थे। तो इसमें समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो लोगों को कोई ना कोई स्केपगोट ज़रूर चाहिए, लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखिए मासेस जो होते हैं ना, मासेस को इंटेलेक्चुअलिज्म में इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूँ, लोग जो पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, ऐसे है ना, मोस्टली लोग ऐसा ही सोचते हैं, और इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द मासेस। तो उनको मनोरंजन चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। क्रिकेट बॉलीवुड देखेंगे और बीच में न्यूज़ आ गई तो उसमें भी उनको दे जस्ट नीड टू मेक अच्छा ये हो रहा है ना, ऊपर ऊपर से बता दिया। तो उनके लिए दे आर ऑलवेज विक्टिम्स ऑफ प्रोपेगेंडा, और ये सब चीज़ें वेपनाइज की जाती हैं टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ नैरेटिव ऑन कश्मीर। और कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना इंटरेस्ट है टू कीप द डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा अलाइव, कि तुम वोट करोगे तो हम कश्मीर को बचा लेंगे। जो मुस्लिम लीडरशिप है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टाइप के लोग हैं, उनका एक अलग है, पाकिस्तान का अलग है, इंटरनेशनली अलग है, मुस्लिम वर्ल्ड का अलग है, कमर्शियल इंटरेस्ट का अलग है कि जाओ टूरिज़म करो कश्मीर में। वो सचिन तेंदुलकर को भी स्पॉन्सर कर देंगे, सचिन तेंदुलकर जाके बोलेगा मज़ा आ गया कश्मीर में, तो 10 और लोग जाएंगे। तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है, कंपीटिंग नैरेटिव्स हैं। बट मूल सच्चाई ये है कि जो वहाँ का हिंदू है वो वहाँ से निकाला गया, और उसको वापस जाने के लिए अश्योरेंस नहीं है, रीअश्योरेंस नहीं मिल पा रही है, और वो वापस नहीं जा रहा। पर क्योंकि ये प्रोसेस करना कि किसी प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है, हम ऐसे कंडीशन हो जाते हैं थ्रू आवर एजुकेशन कि हमारा दिमाग को इंस्टेंट सोल्यूशंस चाहिए और डोपामीन हिट्स चाहिए और सोशल मीडिया में वो ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो गया है वो टेंडेंसी। इस कारण से लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो दे आर डेस्परेट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो उस एक्सप्लेनेशन में कई बार ये भी बोल देंगे कि भाई कश्मीरी पंडित तो हमेशा इंचार्ज थे, वो तो एलिट्स थे, इंदिरा गांधी कैबिनेट में भी थे, नेहरू भी कश्मीरी पंडित। अरे भाई ऐसे तो किसी भी कम्युनिटी को तुम्हें अगर जूते मारने हैं तो नाम निकल जाएंगे। गुजरातियों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया क्या हमारे देश की इसमें? महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स अगर आप देख लें, उसमें घुस जाएं तो वहाँ पे क्या क्या नहीं मिल जाएगा। तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अभी आज आपके सामने वो बोल रहा है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर दो और ये कर दो। वो तमिलियन नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है क्या? तो इसलिए ये सब मीनिंगलेस बातें हैं। अगर हम क्लैरिटी चाहते हैं तो हमें हार्ड ट्रूथ्स के साथ डील करना पड़ेगा। उसमें कुछ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में इंडल्ज करना पड़ेगा, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच सकते तो जो सोच सकता है उसकी सुन लो। ये सिंपल है। एंड व्हाट अबाउट कश्मीरी मुस्लिम्स? क्योंकि जो हुआ 80s 90s में वो जो एक्सोडस था, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। अब मैं ये बोलूँगा तो मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा, क्योंकि आप जिसने मुस्लिम्स ने अगर कुछ किया तो आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकते, बट रियलिटी तो यही है कि उन्होंने ही किया। तो एज अ कश्मीरी पंडित, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम नाउ? इज देयर एनीथिंग? No, I mean, as far as I or people like me who think like me are concerned, कश्मीरी मुस्लिम से हमें कुछ नहीं चाहिए। वो क्या देंगे हमें? ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का बकवास नहीं चाहिए हमको। I know for a fact that they are responsible for our plight. They colluded with the Islamic forces. पाकिस्तान प्राइमरीली उस टाइम पे पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया। इनके जवान सरहद पार करके गए, वहाँ से AK-47 और ये बम चलाने की ट्रेनिंग लेके आए, और वो उनके एजेंट्स बने, और उनको ये लगा कि हम यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा बना देंगे, और उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा में जो हिंदुओं की जगह है वो तो हमें सबको पता ही है। तो ये उनका प्लान था, उन्होंने वो किया, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमारी कम्युनिटी का एग्जोडस हुआ। और अब हमें उनसे ना तो बात करनी है,
ना हमें कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की आवश्यकता है। हमारा तो इंटरफेस इंडियन स्टेट है। अगर इंडियन स्टेट में वो सामर्थ्य है और इंक्लिनेशन और एबिलिटी है कि वो इंटरफेस बन सके और हमें अपना अधिकार वापस दे कश्मीर का, तो तब डायलॉग थ्रू दैट इंटरलोक्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट पॉसिबल है। एज सच पीपल टू पीपल डायलॉग वो तो होता रहता है। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि कश्मीरी मुसलमान इंडिविजुअल लेवल पे अगर मेरे पेरेंट्स के कोई कलीग थे या मेरे अपने कोई स्कूल फ्रेंड्स होते या मेरे कज़न्स के फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे उनकी दोस्ती थी, उनका कोई संबंध था, तो वो टूट थोड़ी गया। ऑफ कोर्स, हाँ, है ना, वो तो चलेगा। तो इसलिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज मीनिंगलेस इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। बट क्या गारंटी कि अगर पनून कश्मीर जैसे अगर पॉसिबल हो जाता है एंड ऑल द कश्मीरी पंडित्स दे आर लिविंग टुगेदर इन वन पर्टिकुलर एरिया, फिर से वैसा कुछ नहीं होगा? नहीं, पनून कश्मीर हैज़ टू बी मेड पॉसिबल थ्रू a series of legislations and processes and guarantees of freedom to life and freedom of practicing your religion etc. तो वो तो एक पूरा फ्रेमवर्क, एक लीगल। पर वो फ्रीडम्स तो पहले भी थे ना? वो फ्रीडम्स उस तरह से नहीं थे ना। यहाँ तो आप रिकग्नाइज करोगे कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ है, हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद इस जेनोसाइड को वापस रिकर करने के लिए आप प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करोगे और फिर पनून कश्मीर कार्व करके वहाँ पे लोग रहेंगे। बट एक रेडिकलाइज्ड मिलिटेंट के लिए क्या मतलब लेजिस्लेटिव क्या राइट्स क्या फ्रीडम, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनसे? नहीं, लेकिन मतलब इफ़ यू आर आर्मिंग सिटीजन्स फिर तो फ़र्क पड़ेगा ना, जो आपके ड्राफ्ट में हाँ, वो एक पॉइंट था, राइट? हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो ओवरऑल मुझे लगता है कि देयर शुड बी ए लॉन्ग टर्म पुश। ऑब्वियसली अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि इंडिया में जो आर्म्स एक्ट जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम्स में वो हुआ था, जिसमें आपको डिसआर्म कर दिया गया, अगर हमें वो प्रोसेस रिवर्स करना है तो उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए भी प्लानिंग और फेजेस की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि पूरी हिंदू सोसाइटी को ही द स्टेट शुड आर्म इट, बिकॉज अदरवाइज who is going to take responsibility? अगर आज कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जो बंगाल में हो रहा है या केरला के पॉकेट्स में हो रहा है या केराना में हुआ और ऐसे अनगिनत, या मणिपुर में जो चल रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो लोग मारे जाएंगे? पर ऐसे तो फिर आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया ही आपको आर्म्स लोगों को देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने चाहिए। मतलब डेटरेंस क्या है वायलेंस का? कैपेसिटी टू रिटेलिएट। दिस इज द डिबेट जो अमेरिका में बहुत प्रेवलेंट है, विच इज़ कि मतलब आपने आर्म्स दिए वायलेंस रोकने के लिए, बट आर्म्स से ही वायलेंस होता है, तो नहीं, बट आर्म्स नेवर एंड्स ना। नहीं, आर्म्स से वायलेंस होता है, वो दैट इज़ फाइन, विच इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट इट हैज़ टू बी अ फेज्ड आउट प्रोसेस। अमेरिका में इतने डिबेट होने के बाद क्यों नहीं करते, वो बैन क्यों नहीं कर देते आर्म्स? क्योंकि दे नो दैट इट वर्क्स एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द केस फॉर आर्म्स, है ना? तो इसलिए व्हेन इट कम्स टू हिंदू सोसाइटी, अगर आप हिंदू समाज में या तो आप हिंदू सोशल ऑर्डर ले आए, आप क्षत्रियों को वापस अपना सम्मान और जगह दे दें, और जैसे कि द गोल्डन पीरियड इन मॉडर्न टाइम फॉर कश्मीर वाज द डोगरा रूल, क्योंकि जो डोगरा थे उन्होंने वहाँ पे धर्म की पुनर्स्थापना की, मठ मंदिर वापस बनाए और हिंदुओं को बचाया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अफगान रूल के बाद। ब्रीफ सिख रूल था, फिर अल्टीमेटली द डोगराज केम। और या तो आप वैसी व्यवस्था कर दें कि एक सेक्शन ऑफ हिंदू समाज हैज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज़ वर्थ प्रोटेक्टिंग। क्योंकि देखिए, ह्यूमन राइट्स में भी इफ़ यू गो इनटू द क्रिटिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अदरिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। ऑफ कोर्स, हाँ। जब आप लोगों को जेल में डालते हो, क्या वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? फिर उनका उल्लंघन नहीं है? वो तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आ ही जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स में आपको किसी को डिफाइन करना पड़ता है कि ये तो सब ह्यूमन है। यही उसका क्रिटिक है।
तो इसलिए ये प्रिटेंशन, जो लिबरल प्रिटेंशंस है ना कि हम लोग यूनिवर्सल हैं जी, हमारा दायरा तो पूरा ब्रह्मांड का है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इन ग्रुप और आउट ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है, और आपको इन ग्रुप के नॉर्म्स को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और उन नॉर्म्स को लीगली सशक्त करना पड़ेगा, और फिर उन्हीं नॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए आपको मैकेनिज़म्स और व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि वो कैसे हो, भले वो क्षत्रिय वर्ग हो या आपने लोगों को आम कर दिया। दैट इज़ अ डिबेट दैट कैन हैपन, बट द पॉइंट इज़ दैट यू कैन नॉट हैव अ दिस आउटडेटेड सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, जहाँ पे द पुलिस इज़ एट द मर्सी ऑफ द पॉलिटिशियन इज़ एट द मर्सी ऑफ वोट्स, एंड द वोट्स आर दे आर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और टोटल केओस है। तो ये नहीं चल सकता। बट अगर आप आर्म्स की जो बात कर रहे हो, भले ही वो आप सबको दो या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी को दो, दूसरा साइड है वो भी सेम आर्ग्यूमेंट्स करके आर्म्स ले सकता है, देन इन प्लेसेस तो डेटरेंस है ना, लाइक लेट्स से अ प्लेस लाइक कश्मीर, मणिपुर, केरला, यहाँ पे तो फिर वायलेंस होने के वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि एक अगर छोटा सा इंसिडेंट नहीं, अल्टीमेटली यू आर इन मेजॉरिटी। जो सीए के उसमें भी जो हॉस्टेज पॉपुलेशन थियरी था, वो भी तो यही था। वो तो द फैक्ट इज दैट इंडिया, बिकॉज हिंदुओं को आपने डिसार्म कर दिया है कि वो एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान की जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो चलती गई और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। राइट। लेकिन अगर आपका दोनों तरफ से है तो फिर दोनों तरफ से देर, जो न्यूक्लियर केस में सेम डेटरेंस अप्लाइज टू सोशल इश्यूज आल्सो। सो दैट इज द ओनली वे जिसमें मतलब कश्मीरी पंडित्स कैन गो बैक टू कश्मीर। एब्सोल्युटली। ओके, आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की है इस पॉडकास्ट में। देयर वर फ्यू अदर थिंग्स जो मैं आपसे जानना चाहता था, बट फॉर दैट मे बी विल प्लान मेनी मोर पॉडकास्ट, बिकॉज आई थिंक कश्मीर का जो कल्चर है, वहाँ का जो आर्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, उसे भी एक्सप्लोर करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब एक हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करेंगे अबाउट कश्मीर, देन इट बिकम्स इवन मोर अ सब्जेक्ट जिसके बारे में हम डाइनिंग टेबल्स पे कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, जो कि आज शायद लैकिंग है। एंड कश्मीर हैज़ बिकम, आई डोंट नो, कि एक पॉप कल्चर के अगर लेंस से उसे देखें तो एक फिल्म आती है आर्टिकल 370, तब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं। उसके पहले जब कश्मीरी पंडित्स के ऊपर फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, तब हमने बात की, या एब्रोगेशन के वक्त हमने बात की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम कश्मीर के बारे में बात नहीं करते, जो इन जनरल जो इंडियन पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, एंड उसी को बदलने की शायद ज़रूरत है। और कश्मीर के बारे में बात भी करते हैं तो वो केवल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। हाँ, जो कश्मीर व्हाट इट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली इन द सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, उसकी कोई बात नहीं करना। एग्जैक्टली, वही मुझे आपके साथ में और पॉडकास्ट करने हैं। जरूर परहैप्स इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली। बट थैंक यू सो मच आशीष इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आपने मेरा जो एक ओपिनियंस का स्पेक्ट्रम है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया विद दिस वन कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू। आई थॉरली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, और इट इज़ रेयर दैट दैट द होस्ट इज़ एज इन्फॉर्म्ड एज यू, जहाँ जो सवाल भी हैं वो भी दे इवोक अ बेटर रिस्पॉन्स, मुझे ऐसा फील होता है। बट सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।